इवनिंग भाई, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? अगर क्लियर हो तो एक बार इंडिकेट कर दें सो दैट हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। वैसे देखा जाए तो आज की क्लास में हम ग्रेट इंडियन प्लेन के अर्थात उत्तर के विशाल मैदान के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, विच इज गंगा का मैदान। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सभी को मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, जरा मैं इसे एडजस्ट कर दूं जिससे हम अपना डिस्कशन अर्थात हमारी चर्चा जो है वो शुरू कर सकें। चलिए, मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सभी लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस देख रखी हैं, यानी कि उत्तर के विशाल मैदान का जो मैंने पहले सेक्शन बताया, जिसमें हमने डिस्कशन करा था कि कैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन या ग्रेट इंडियन प्लेन या उत्तर का विशाल मैदान ये बना। ठीक है, बनने के क्रम में हमने ये भी चर्चा करी कि इसका जो निर्माण था उसके निर्माण में कैसे प्राचीन नदियों ने, एंशिएंट रिवर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया। मैंने वहां चर्चा की है इंडो शिवालिक रिवर के बारे में कि एक जो है एंशिएंट रिवर हुआ करती थी, असम के एरिया से निकलती थी और सिंध के एरिया तक जाती थी, यानी कि पूरा नॉर्थ इंडिया क्रॉस करती थी। ऐसे एक रिवर के बारे में और बात करी थी हमने जिसका नाम था विंध्य रिवर, जिसके कोर्स में आज के समय जो है वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बहती हैं। साथ ही जो इंडो शिवालिक नदी की हमने चर्चा करी, वो इंडो शिवालिक नदी जो है वो बेसिकली आज के समय सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के रूप में उपस्थित है। यानी कि जिन नदियों को आज हम माइटी रिवर्स कहते हैं, बहुत बड़ी नदियां कहते हैं, वो एक समय पर एक बहुत बड़ी नदी की एक धारा थी। चर्चा की थी हमने। साथ ही हमने इसके अलावा यह भी चर्चा करी कि कैसे इस नॉर्थ इंडियन प्लेन में बहने वाली कुछ नदियां बदली हैं। हमने यहां चर्चा की थी अरावली के एरिया की, जिससे हमने देखा कि अरावली जो है वो सरस्वती नदी और यमुना नदी के रास्ते में आ गया था और अरावली के बीच रास्ते में आ जाने के कारण यमुना डाइवर्ट हो गई और यमुना कंटिन्यूसली आज भी गंगा की तरफ डाइवर्ट हो रही है। और हमने वहां डिस्कशन करा कि जो यमुना नदी है वो कंटिन्यूएशन में आज भी गंगा की तरफ जाने के कारण पूरे दिल्ली के क्षेत्र में जमीन के अंदर हमें पॉट होल ड्रिल करने वाली बड़ी बड़ी चट्टानें दिखती हैं। और यही कारण है कि आज के समय आपको दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बाधा देखने को मिलती है। यानी कि दिल्ली में जो बड़े ब्रिजेस का निर्माण है या फिर फ्लाईओवर्स का निर्माण है, यह निर्माण करना बहुत कठिन हो जाता है। कारण सिंपल सा है कि यमुना जहां जहां से बहकर निकली, मैंने उदाहरण दिया था एक समय पर कनॉट प्लेस जो है वो यमुना की तलहटी में स्थित था। आज के समय जहां हमें लाल किला दिखता है वहां पर यमुना नदी थी। मैंने वहां एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आपको ताजमहल में ग्रिल दिखाई देती हैं, पत्थरों पर नक्काशी करके ग्रिल बनाई गई हैं, ऐसी ग्रिल हमें जो लाल किला है वहां दिखाई देती हैं। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जिस समय लाल किला वहां बन रहा था उस समय बाजू में यमुना थी, तो जहांपना जो है वो यमुना के दर्शन कर सके लाल किले से, इसलिए वो ग्रिल्स बनी थी। आज के समय लाल किले पर खड़े हो जाइए, आपको यमुना दिखाई भी नहीं देगी। और इसके अलावा रीसेंट एग्जांपल देखिए, ब्रिटिशर्स ने जो आयरन ब्रिज बनाया था, उस आयरन ब्रिज के नीचे से यमुना निकलती थी। आज के समय आयरन ब्रिज पे खड़े हो जाएं, आपको कोसों दूर दिखाई देगी यमुना। यह सब कुछ बताता है कि पूरे दिल्ली के मैदान से यमुना गुजरी है, अलग अलग एरिया से यमुना बही है और कंटिन्यू यमुना दूर जाती जा रही है दिल्ली से और एक समय पर यह गंगा में समाहित हो जाएगी। कारण सिंपल सा है कि एक पुरानी नदी थी सरस्वती और उसके रास्ते में कुछ इस प्रकार से मैंने आपको समझाया था कि एक पुरानी नदी थी यमुना और यमुना की सहायक नदी, पुरानी नदी थी सरस्वती बेसिकली, और उसकी सहायक नदी थी यमुना, और इसके रास्ते में बच्चों आ गया क्या? अरावली। अरावली इस रास्ते में आ जाने के कारण आप पाओगे कि इस स्थान से यमुना डाइवर्ट हो गई और यमुना हो गई गंगा की। और इसी से फिर मैंने हिस्ट्री को कनेक्ट करा। देखिए टॉपिक कैसा है, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का, बट कनेक्शन इसका सीधा अधोसंरचना के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विकास के साथ। और इसका सेकंड डायमेंशन है सरस्वती नदी। तो मैंने आपको बताया था कि मेघालयन एज के समय जो है पृथ्वी में लगातार परिवर्तन आ रहे थे और उसी समय एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी, जहां एक तरफ यह कहा जाता है कि प्राचीन सभ्यताओं के खत्म होने और खासकर सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लिए कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण से खत्म हुई थी, बट वास्तविकता में यह आर्यन इन्वेजन थ्योरी रॉन्ग है।
हुआ यह था कि मेघालयन एज में तेजी से जलवायु और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन के कारण जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां थीं ये सूख रही थी या इनमें बाढ़ आ रही थी। इस कारण से सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बेचारे लोग जो है वो सरस्वती के आसपास अपना सेटलमेंट कर रहे थे। और हुआ ये कि अरावली के आगे जाने से सरस्वती नदी और यमुना नदी बट गई। सरस्वती नदी में मेन फ्लश यमुना डालती थी, यमुना डिसअपियर होकर दूसरे साइड चली गई, इस कारण से सरस्वती सूख गई। और डियर एंशिएंट सिविलाइजेशन, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता इस कारण से सरस्वती में परिवर्तित होते हुए खत्म हो गई। यह सारी चर्चा हमने करी। लास्ट क्लास में मैंने पंजाब प्लेन के बारे में बताया और पंजाब प्लेन में हमने डिटेल में डिस्कशन करा कि कैसे पंजाब का प्लेन स्थापित होता है, इसमें दोआब क्या है, और फिर मैंने आपसे डिस्कशन करा इस एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में। मैंने हरित क्रांति के बारे में बताया और हरित क्रांति से हमने देखा कि कैसे हरित क्रांति ने भारत में बड़े स्तर पर मानव के पलायन को यानी कि माइग्रेशन को इंड्यूस करा, प्रारंभ करा। यूपी बिहार के एरिया में, खासकर पूर्वी यूपी और बिहार के एरिया में हरित क्रांति पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं थी। यही कारण है कि यहां से जो व्यक्ति हैं वो तिहाड़ी कल्चर के फॉर्म में, तिहाड़ी के रूप में जो है पहले पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में गए। और जब यहां पर सडनली जो लेबर है इसका कॉस्ट कम हुआ, लेबर अवेलेबिलिटी बढ़ी, इस कारण से पंजाब के अंदर समय के साथ जो है हमें कुछ सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले। और इस सामाजिक परिवर्तन का एक दुष्प्रभाव भी हमें देखने को मिला, ड्रग प्रॉब्लम इन पंजाब। फिर यही जो तिहाड़ी कल्चर है, जब पंजाब के अंदर वहां के जो फार्म्स हैं यानी कि वहां के जो खेत हैं वो मैकेनाइज होने लगे, बड़े बड़े मशीनरी वहां लगाई जाने लगी, हार्वेस्टर आए, ट्रैक्टर्स आए, लेबर की डिमांड कम हो गई। अब डिमांड कम हुई तो यूपी बिहार से जो कल्चर जन्मा कि भाई परिवार का जो मुखिया है वो निकल कर किसी और स्थान पर जो है वो लेबर का वर्क करने जाएगा, ये कल्चर फिर बिहार से महाराष्ट्र की तरफ स्थापित हुआ। और महाराष्ट्र में पूरी स्टेट पॉलिटिक्स जन्म लेती है, जहां पर ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहने वाले पर्सन को महाराष्ट्र की जॉब नहीं मिल पाती, बाहर से आने वाला पर्सन उस जॉब को एक्वायर कर लेता है। यह कहलाती है रीजनल डिस्पैरिटीज। किसी क्षेत्र में कोई परिवर्तन आने पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है पूरे एरिया में दिखाई देते हैं, उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में दिखाई देता है। तो आपने देखा पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम हो, या महाराष्ट्र के अंदर स्टेट पॉलिटिक्स हो, या बिहार के अंदर सामाजिक परिवर्तन। मैंने बताया कि परिवार का जो हेड है, जो एक मेल पेट्रियार्की सोसाइटी में, एक पितृसत्तात्मक समाज में एक पुरुष होता है, जब उस पुरुष को आप फैमिली न्यूक्लियाई से हटा दोगे तो वो जो परिवार है वो दशकों पीछे चला जाएगा। बिकॉज एक पितृसत्तात्मक समाज में परिवार का जो मुखिया है वो कभी भी एक फीमेल नहीं बन पाती। यही रीजन है कि फैमिली जो है 30 इयर्स 20 इयर्स पुरानी वैल्यूज से रन होती है और इसका अंतिम परिणाम होता है मोर एंड मोर बुर्का एंड पर्दा सिस्टम इन दैट एरिया। अर्थात यूपी, खासकर पूर्वी यूपी बिहार में आपको पर्दा बुर्का सिस्टम ज्यादा दिखेगा। इसी तरीके से पंजाब हरियाणा के एरिया में आपको ड्रग प्रॉब्लम दिखेगी। महाराष्ट्र के अंदर स्टेट पॉलिटिक्स में आपको जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो स्पष्ट दिखाई देगी। और ये सब कुछ हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट के फॉर्म में। इसे सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट कहते हैं। फाइन, डन। अब इसी से फिर मैंने आपको बताया कि पंजाब के एरिया में जो मृदा की लवणता है यानी कि सैलिनिटी है ये इंक्रीज हुई और इसके कारण पंजाब में लगातार जो है वो कैंसर केसेस बढ़ना स्टार्ट हुए। मैंने डिस्कशन करा था कि मेल्स में लंग कैंसर और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़े। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा करी कि कैसे पंजाब के मैदान में उत्तर से आने वाली छोस यानी कि मौसमी नदियों ने यहां जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करी। और साथ ही हमने डिस्कशन करा कि पंजाब के मैदान में नीचे से द्राइन के आने से मरुस्थलीकरण बढ़ा। यह सारी चर्चा हो चुकी है हमारी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप था। मैं मानकर चल रहा हूं कि इससे आप लोग सारी चीजें वापस से रिकॉल कर पाए हो। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है, मेक श्योर कि आज जो है वो 26 फेब हो चुका है। अगर आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि आप जो है वो स्टडी आईक्यू के साथ संपूर्ण तैयारी करो, मतलब फुल फ्लेज स्टडी करो बच्चे, तो आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अभी 28 तारीख तक जो है इन बैचेस में एडमिशन भी ओपन है और साथ ही सेल चल रही है। तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने से बेहतर है कि आप 28 तारीख से पहले यानी कि इस मंथ की 28 तारीख से पहले आप इन बैचेस में एनरोल कर लें। डन। आपको एनरोल करते समय जस्ट याद रखिए कि एक कोड यूज करना है विच इज AK लाइफ कोड। अक्सर आप लोग एनरोल तो कर लेते हैं बट आप कोड यूज करना भूल जाते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी कॉस्ट यहां दिखाई दे रही है मेंशन्ड कॉस्ट,
वो आपको तभी मिलेगी जब आप यूज करते हैं AK लाइव कोड का। तो देखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट जो प्री मेंस दोनों में सुपर असिस्टेंस देता है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर आपके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट तक के सेक्शन को 100% कवर करने वाला सब्जेक्ट याद रखिए ज्योग्राफी है, और ये डियर आपका वेट कर रहा है। ठीक है, चलो तो बच्चे P2I बैच में जो है वो ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं होता। आप जब P2I का हिस्सा बनोगे तो आपको GS का पूरा कोर्स मिलेगा। आप साथ में ऑप्शनल लेते हो तो आपको फिर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, मतलब P2I प्लस ऑप्शनल लोगे तो आप लोगों को उसमें जो है दिवाकर जी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है कोर्स का, आप वहां से भी कर सकते हो, और नहीं तो मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे बच्चे अपना मैसेज भेज दीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करेंगे, एक तो यहां से जो भी मैं PDF बनाऊंगा वो PDF आपको मिल जाएगी, और साथ ही आपको जो भी स्टडी मटेरियल या गाइडेंस चाहिए होगा वो भी इधर पे मिल जाएगा। सर, उत्तर प्रदेश की नदियां पर्वत पर पर्याप्त कटाव करती हैं, तो क्या लाखों करोड़ों वर्षों बाद ऐसा हो सकता है कि उत्तर में हिमालय जहां नदियां बहा कर लाता है वहां पर्वत? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होगा। खैर, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे आगे आज ही की क्लास में, तो सुनिएगा, मैं आपको आगे इसके बारे में जरूर बताऊंगा। सर, इंग्लिश के कीवर्ड्स बताइएगा। बिल्कुल बच्चे, आई विल डिस्कस द कीवर्ड एज वेल। ठीक है, मैं इसके कीवर्ड्स भी बनाता जाऊंगा। ठीक है, चले तो नाउ वी कैन स्टार्ट। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली गंगा के मैदान के बारे में। फाइन, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं थोड़ा साइड कर लूं। अब सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा एजेंडा ऑफ डिस्कशन इज गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, या फिर इसे गैंजेटिक प्लेन भी कहते हैं। जब हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज गैंजेटिक प्लेन या फिर गंगा का मैदान। चलिए, तो सबसे पहली बात तो आई थिंक आपको पता होगा कि उत्तर के विशाल मैदान का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भूआकृतिक भाग जो है वो है भूआकृतिक क्षेत्र, यह है हमारा गंगा का मैदान। ठीक है, तो गंगा का मैदान आपको दिखाई देगा सबसे बड़े एरिया के फॉर्म में। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, इस एरिया को आप कुछ पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो, कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हो। ये जो भाग हैं ये कहलाते हैं, पहला इज भाभर, यहां ध्यान से सुनिएगा, भाभर लिख रहा हूं, भाभर, और ये इंग्लिश में भी सेम रहता है, इट इज कॉल्ड एज BHAR, भाभर। फाइन। सेकेंड इज तराई, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जैसा रहेगा, इट इज कॉल्ड एज तराई। ओके, माफ कीजिएगा, मैं दोनों बार एक जैसा ही लिख रहा था। दिस इज कॉल्ड एज तराई, TERAI, तराई। देन एक और वर्ड इज बांगर, और एक और वर्ड इज खादर। नाउ बांगर और खादर, इनके बारे में जरा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज अगर मैं आपसे कहूं ना, आप जरा इस बात को सर्च कर लीजिएगा। ठीक, आपको यूपीएससी आने वाले समय में इससे प्रश्न पूछती हुई 200% दिखाई देगी कि भाई तराई, बांगर, खादर, इनमें डिफरेंस क्या है। और यहां तो मैं एक बात और इंडिकेट करूं, दैट जो तराई, बांगर, खादर है, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है बच्चे। फाइन, आपसे यूपीएससी आने वाले समय में प्रश्न पूछेगी दैट क्या यह कथन सत्य है कि बांगर कभी खादर था, खादर कभी बांगर होगा, बांगर कभी खादर होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट। और यह स्टेटमेंट मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने इसे लॉजिकली नहीं पढ़ा है तो आपको ये स्टेटमेंट्स कभी भी लिखे हुए किताब में तो नहीं दिखेंगे। तो अगर आप इसे कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज याद रखिए कि गंगा का जो मैदान है, गंगा के मैदान के अंतर्गत जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे वो हमारे उत्तर के विशाल मैदान का भू आकृतिक विभाजन भी कहलाता है। आइए यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है हिमालयन पोर्शन। ठीक है, ये हिमालय का हिस्सा है। आप यहां से इसे देखना स्टार्ट करिए, दैट दिस इज कॉल्ड एज हिमालयन एरिया। ठीक, अब जरा फोकस्ड होकर सुनिएगा,
ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन है मैदानी भाग, और यहां जो आपको दिख रहा है ये है हिमालयीन प्रदेश। ठीक है, ये पूरा जो है जहां इस तरफ माउंटेन मैंने ड्रॉ करा बच्चे, ये वाला है हिमालय का एरिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड एज हिमालयास। एक मिनट, इसे यहां नहीं लिखते, इसे नीचे लिख लेते हैं। ये है हिमालयास। ठीक, अब फोकस होकर 20-30 मिनट्स मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको एकदम कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी फॉर द सब्जेक्ट। ठीक, अब पहली बात तो जैसे ही हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय के निर्माण होने के साथ बांगर खादर नहीं बन सकता। बच्चे अभी देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा बांगर कैसे बनता है, खादर कैसे बनता है, बांगर क्या खादर हो सकता है, खादर क्या बांगर हो सकता है, इनमें डिफरेंस क्या है, और क्या होती है अर्थ में ग्लेशिएशन डीग्लेशिएशन की साइकिल, हिमयुग अंतरा हिमयुग की साइकिल, आइस एज और इंटर ग्लेशिएशन की साइकिल, और इस साइकिल से रिवर्स कैसे चेंज होती है, और कैसे रिवर्स जो है पूरी अर्थ पे आप पाओगे कि जो लाइफ की साइकिल है उसको चेंज करती है। मैं आपको आज की क्लास में, अगर आप लोग थोड़ा टाइम तक बने रहोगे तो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे अर्थ में अलग अलग स्पीशीज आती हैं, चली जाती हैं, और उसके जीवाश्म हमें यहीं पर मिलते हैं। डन, चलिए तो सबसे पहली बात आइए शुरू करते हैं। देखिए, हिमालय एक ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक, अब जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ, जैसे जैसे हिमालय की हाइट बढ़ी, हिमालय की हाइट बढ़ने के साथ भाई ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता जाता है, तापमान। आई थिंक आप सभी को ध्यान आ रहा होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ जो तापमान है यह कम होता जाता है। विद रिस्पेक्ट टू हाइट टेम्परेचर यूज टू डिक्रीज। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो यहां पर जो चलने वाली हवाएं हैं, इन हवाओं के अंदर की जो नमी है वो नमी इन पर्वतों में ऐसे जमती जाएगी। ठीक, अर्थात जितने भी ऊंचे पर्वत हैं उन पर्वतों की चोटियों पर आपको हिमनद दिखाई देंगे। डन, ऊंचाई बढ़ी, तापमान कम हुआ, पर्वत की चोटियां ठंडी हुई, और यहां से चलने वाली जो हवाएं हैं उसके अंदर की नमी इन पर्वतों में जमती गई, और जमने का अंतिम परिणाम यह निकलता है कि हमें दिखाई देता है माउंटेन्स में स्नो कैप या कह लीजिए हिम टोपी। अब ये जो हिम टोपी है या स्नो कैप है, समय के साथ इसका आकार बढ़ेगा। क्यों आकार बढ़ेगा? तो एक सिंपल सी बात है यार, क्या हवा बहना बंद कर देगी? नो। तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, हवा के अंदर जो नमी है, ये नमी बेसिकली इस पर्वत की चोटी पर जमती जा रही है। जब ये चोटी में जमती जाएगी तो इसका अंतिम परिणाम ये निकलेगा कि समय के साथ ये एक्सपांड होगी, ये बढ़ेगी। अब बच्चे एक बात बताइए, जब ये बढ़ेगी तो भाई बढ़ने पर यह आसमान की तरफ तो चली नहीं जाएगी, ये बढ़ते हुए जो है वो नीचे आएगी, और जब ये नीचे आएगी तो ये मेल्ट होना शुरू होगी, और जैसे जैसे ये मेल्ट होगी यहां से ओरिजिन होगा एक माइटी रिवर का, एक वृहदाकार नदी का। और ये नदी जब पर्वत से नीचे आएगी तो जल्दी से मुझे बताइए कि हवा से बर्फ और बर्फ से फिर पानी। अब ये जो नदी नीचे आ रही है, टेल मी कि इसका वेग कैसा होगा, इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? इसकी वेलोसिटी हाई होगी या लो होगी? क्या लगता है सर? पीडीएफ? हाँ बच्चे, ये टेलीग्राम चैनल है, फाइन, आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल मिल जाएगी, फाइन। अब जल्दी से बताइए कि यहां से जो नदी पर्वत से छलांग लगाते हुए नीचे आएगी तो इस नदी का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, ये हाई होगी या लो होगी? टेल मी, जल्दी से बताओ। इसका जो वेग होगा वो कैसा होगा? हाई होगा, उच्च वेग के साथ ये नीचे आएगी। तो जब नदी का ओरिजिन होगा, जब नदियां जो है वो नीचे आएंगी तो आते समय बच्चों इन नदियों के साथ इनका वेग जो है वो ज्यादा होगा। ठीक, इसका वेग होगा उच्च। और याद रखिए, जब भी उच्च वेग के साथ नदी नीचे आएगी तो नदी के वेग के उच्च होने से नदी पर्वत के पत्थरों, चट्टानों और अवसादों को अपने साथ बहा कर लाएगी। यानी कि जैसे ही पर्वत से नदी का उद्गम हुआ, नदी बहते हुए नीचे आएगी, नीचे आने पर नदी डिबाउच अर्थात जंप एंड बाउंस, अर्थात नदी जो है छलांग लगाते हुए पर्वत से नीचे आएगी। और इस प्रोसेस में नदी के द्वारा पहाड़ों से दो चीजें लेकर आई जाएंगी, फाइन। और ये दो चीजें कौन सी हैं?
तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये अपने साथ जो है वृहदाकार चट्टाने व पत्थर लेकर आएगी, चट्टाने तथा पत्थर आदि ये लेकर आएगी। और सेकंड नंबर पे नदी अपने साथ वृहद मात्रा में अवसाद लेकर आएगी। तो नदी अपने साथ अवसाद लाई और चट्टाने लाई, और जब नदी अपने साथ अवसाद और चट्टाने लेकर आएगी तो ये बहते हुए जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, एट द मोमेंट जब ये नदी जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तत्काल इसका वेग जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही नदी पर्वत को छोड़कर मैदान में आएगी, मैदान में आते ही इसका वेग जो है वो कम हो जाएगा, वेग कम। और बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे ही वेग घटेगा, अब एक बात बताइए, क्या नदी के पास इतनी शक्ति बची है कि नदी जो है वो इन पत्थरों, इन चट्टानों, इन अतिरिक्त मात्रा के अवसादों, सेडिमेंट्स को और इन रॉक्स को, ग्रेवल्स को अपने साथ बहाकर आगे ले जा सके? नहीं बचेगा। सो नदी क्या करेगी? नदी जैसे ही पर्वत के निचले भाग में उर्फ पर्वत पदीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी, यह प्रवेश करते ही अपने साथ लाई हुए सबसे पहले भारी चीजों को छोड़ेगी। आप एक काम करिएगा, आपके घर में एक रैंप है, उस रैंप पर जरा धूल, मिट्टी और कंकड़ पत्थर रख दीजिएगा और फिर पानी लीजिएगा। और पानी लेने के बाद बच्चों उस रैंप पर जोर से थ्रो करिएगा, रैंप पे जोर से मारिएगा। आप पाओगे कि जिस समय पानी रैंप पर बह रहा होगा उस समय वो कंकड़ पत्थरों को बहाएगा, लेकिन जैसे ही पानी नीचे आएगा समतल जमीन पर, वो सबसे पहले भारी चीजों को छोड़ेगा। पहले आपके रैंप पे किनारे पर पत्थर जमे होंगे, उसके आगे रेत जमी होगी, उसके आगे अवसाद जमा होगा और बिल्कुल दूर अकेला पानी जाएगा। इस चीज को अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। आप जाइए आज अपने घर के रैंप पर जो है वो थोड़ी सी धूल, थोड़ी मिट्टी, थोड़ी रेत और थोड़े कंकड़ पत्थर डालिए और फिर वहां पर जोर से फ्लश कीजिए पानी को। जैसे ही आप पानी बहाओगे, पानी बहते हुए जो है उस सतह से गुजरेगा और सबसे पहले जो है वो भारी चीजें छोड़ेगा। जैसे पानी जो है रैंप के नीचे आएगा वो भारी चीजें छोड़ना शुरू करेगा, और डियर जब वो भारी चीजें छोड़ेगा तब आगे बढ़ने के बाद फिर हल्की चीजें छोड़ेगा। यही क्रिया यहां पर नदी कर रही है। नदी कंटिन्यूअसली इस एरिया में मूव करती है और मूव करने के परिणाम स्वरूप डियर ये सबसे पहले अपने साथ लाई हुई चट्टानों को इस एरिया में छोड़ती है। यहां पर नदी जो है वो चट्टानों का ढेर लगाती है और इस प्रकार से नदी जो है पर्वत के पदीय क्षेत्र में एक नए प्रकार के क्षेत्र का निर्माण करती है। और ये जो नया क्षेत्र आप देख रहे हो, ये नया क्षेत्र कुछ और नहीं है, पर्वत से लाई हुई चट्टानों का एक ढेर है। और यह ढेर आपको एग्जैक्टली इसके बाजू में दिखाई पड़ता है। तो नदी ने जो चट्टाने और पत्थर लाया उसको एक एरिया में छोड़ा और फिर नदी यहां से आगे जाएगी। आगे जाने पर बच्चों ये अपने साथ लाया हुआ जो अवसाद है, जो सेडिमेंट्स है, ये आगे जाकर उस अवसाद या उस सेडिमेंट्स को जो है वो छोड़ना प्रारंभ करेगी और धीरे धीरे करके इस पहाड़ी क्षेत्र से ये पथरीले क्षेत्र में और पथरीले क्षेत्र के बाद आगे जो है वो अवसाद वाले क्षेत्र में प्रवेश करेगी। अब यहां सुनिएगा, प्रोसेस में एक डिफरेंस है। अब कंसंट्रेशन से सुनिएगा। जब नदी यहां से नीचे आई तो नीचे आने पर जिस पत्थर का, जिस चट्टान का उसने क्षेत्र बनाया, यह बहुत बड़ा क्षेत्र होगा और पर्वत के किनारे चारों तरफ आपको दिखाई देगा। एक रफ डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये पर्वत है, ठीक, और इस प्रकार से इस पर्वत के पदीय क्षेत्र में, यहां पर पूरे क्षेत्र में ये जो है ऐसे चट्टाने इकट्ठा कर देती है। डन। और अब नदी उतरते हुए यहां आएगी और यहां आने के बाद इस चट्टानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी। ठीक, ये है भाभर का एरिया, भाभर प्रदेश। इसी को आप फिजिकल ज्योग्राफी में एलुवियल कोन कहते हो। एलुवियल कोन कहते हो। तो एलुवियल कोन कह लो या भाबर कह लो या जलोढ़ शंकु कह लो, एग्जैक्टली यही है वो चीज। अब यहां पर क्या क्या होगा तो जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब एक प्रश्न का उत्तर दो।
ध्यान से देखना बच्चों, ये आप देख रहे हो एक बकेट है, ठीक, ये मान लीजिए एक बड़े आकार की बकेट है। इस बकेट में आप सभी ने जो है अनइवन साइज के, अनियमित आकार के पत्थर चट्टाने ऐसे भर रखी हैं, ठीक। ये एक बकेट है, उस बकेट के अंदर आपने जो है अनियमित आकार की पत्थर चट्टाने ईंट आदि आपने रख दिया है। ऊपर से थोड़ी सी आपने ऐसे मिट्टी वगैरह डाल दी ताकि ये थोड़ा समतल दिखे, ठीक है। इतनी बड़ी बकेट में बड़े बड़े पत्थर वगैरह आपने डाल दिए हैं। अब आपने एक गिलास पानी लिया और पानी जो है आपने उस बकेट में डाला। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होने वाला है अभी। क्या यह पानी कंडीशन ए यहां पर तैरेगा या कंडीशन बी यहां इस सतह से होते हुए, इन दरारों से होते हुए यहां नीचे आ जाएगा? टेल मी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दो दैट अगर आपने एक बकेट के अंदर अनियमित आकार के पत्थर भरे और उसके बाद उसमें पानी डाला, तो ये जो पानी आपने डाला है ये पानी ऊपर तल यहां पर तैरेगा या फिर ये बी कंडीशन ये है दैट ये तलहटी में आ जाएगा? चलिए बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि ये जो पानी आप देख रहे हो ये पानी यहां नीचे रहेगा या ये पानी जो है ऊपर आ जाएगा? टेल मी, ये पानी कहां जाएगा? ये पानी जो है एग्जैक्टली, वेरी गुड, ये पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। क्या इसमें कोई चमत्कार आपको दिखाई देता है? क्या इसमें कोई जादू वगैरह है? नो, इसमें कोई जादू नहीं है। बट जब यही चीज जो है वो बड़े स्तर पर होती है, वृहद स्तर पर होती है, तब आप पाओगे कि इसे देखकर हम कहते हैं कि भाई ये तो एक चमत्कार हो रहा है। कैसे? तो इमेजिन करिए कि एक नदी जो है वो पर्वत से जंप एंड बाउंस करते हुए नीचे आ रही है। आप देख रहे हो कि नदी जो है वो पहाड़ से नीचे उतर रही है और नीचे उतरने की प्रोसेस में अचानक से जिस जमीन पर आप खड़े हो, इस भाग में नदी उस जमीन पर प्रवेश करती है और जैसे उस जमीन पर आती है पूरी की पूरी नदी जो है वो जमीन के अंदर चली जाती है। और नदी का ऐसा गायब होना या विलुप्त होना, हम कहते हैं कि ये एक चमत्कार है। जबकि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल सी बात है दैट जो हिमालयन प्रदेश है वहां से निकलने वाली नदियां भाबर के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। यह क्षेत्र कहलाता है भाबर प्रदेश। जस्ट अ सेकेंड, इसे कहते हैं बच्चों भाबर प्रदेश। और जैसे ही नदी भाबर प्रदेश में आती है, भाबर प्रदेश में प्रवेश करते ही सबसे पहला स्टेटमेंट दैट यहां की नदियां जो है वो विलुप्त हो जाती हैं या नदियां यहां भूमिगत हो जाती हैं। अब पहला स्टेटमेंट तो यही हुआ कि नदियां यहां भूमिगत होंगी। अब सेकंड स्टेटमेंट सुनिए। एक बात बताओ, ये जो क्षेत्र है ये किससे बना है? ये क्षेत्र मिट्टी से बना है या चट्टानों से बना है? टेल मी, ये क्षेत्र किससे बना हुआ है? चट्टानों से बना है। चट्टान से बना है अर्थात यहां पर आपको अवसाद कम मिलेंगे, और अवसाद कम मिलेंगे अर्थात यहां पर जो वनावरण है, वनावरण ये आपको कम दिखाई देगा, यानी कि यहां पर उतरे वृक्ष आपको नहीं दिखाई देंगे। थर्ड स्टेटमेंट, जब यहां वृक्ष नहीं है, यहां अवसाद नहीं है, तो डियर यहां पर कृषि भी अच्छी नहीं होगी, कृषि हेतु भी यह अनुपयुक्त होगा। क्यों अनुपयुक्त होगा? क्योंकि इस एरिया में मिट्टी ही नहीं है, इस एरिया में आपको अवसाद नहीं मिलेंगे, यानी कि ना ही यहां पर कृषि है ना ही यहां पर वनावरण है। नो कृषि नो वनावरण, अर्थात यहां पर मानवीय अधिवास भी कम होगा। फाइन। सो इस क्षेत्र में आपको मानव का अधिवास, मानव अधिवास यह भी कम दिखाई देगा। तो कृषि कम, मानव अधिवास कम, वन कम, उद्योग कम, ये सारी चीजें भाबर प्रदेश की निशानी है। मेक श्योर कि भाबर प्रदेश एक ऐसी भूमि है जहां आपको मानव अधिवास कम दिखाई देता है, नदियां विलुप्त होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनना, वो नदी जो इस क्षेत्र में आकर भूमिगत हो गई थी, वो नदी धीरे धीरे करके बाहर निकलेगी। इन चट्टानों से रिस कर ये नदी जो है वो बाहर निकलेगी, और जब ये नदी रिसते हुए बाहर निकलेगी तो डियर ये उस स्थान पर जहां बाहर आएगी वहां इसका वेग एकदम कम हो जाएगा। और अब ध्यान से सुनिएगा, जब नदी यहां चट्टानों से रिसती हुई बाहर आएगी तो डियर वो चीजें
वो अवसाद जो नदी पहाड़ से लेकर आई थी, ध्यान से सुनिएगा, वो अवसाद जो नदी पहाड़ से लेकर आई थी, नदी उन अवसादों को अब छोड़ना शुरू करेगी। और जब नदी उन अवसादों को छोड़ना शुरू करेगी तो अतिरिक्त अवसाद वाला क्षेत्र बनेगा, जिसे कुछ और नहीं तराई कहते हैं। तराई का अर्थ ही क्या है? तराई का अर्थ है तैर आई। कौन तैर आई? नदी तैर आई। नदी तैर आई का मतलब क्या है? फाइन, नदी तैर आई का मतलब क्या है? नदी जो है इन पत्थरों के सागर को तैरकर बाहर निकली है। अर्थात यह नदी अब इस क्षेत्र में अपने साथ लाए हुए अतिरिक्त अवसाद को छोड़ेगी और एक दलदली भूमि का निर्माण करेगी। अर्थात पर्वत के पदीय क्षेत्र में आपको एक पथरीला इलाका दिखता है और एक दलदली इलाका दिखता है। जो दलदली इलाका है, उत्तर के विशाल मैदान के केस में हम इसे तराई कहते हैं और पथरीले इलाके को हम भाभर के नाम से जानते हैं। फाइन, सो ये जो एरिया आपको दिखता है ये कहलाता है भाभर प्रदेश। फाइन, यहां मैं लिख दूं, दिस इज कॉल्ड एज भाभर प्रदेश। तो ये जो है ये भाभर प्रदेश कहलाया। और अब सुनिएगा ध्यान से, जो भाभर प्रदेश है ना बच्चों, इस प्रदेश की कुछ विशेषताएं। सबसे पहली बात तो ये दलदली भूमि है, दलदली भूमि है। और जब कभी आपको कोई भूमि दलदली दिखाई देगी, इसका मतलब है वहां चीजें सड़ गल रही होंगी। और चीजों का सड़ना और गलना यानी कि डिकम्पोज होना, इस क्रिया के परिणाम स्वरूप यहां पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, सूक्ष्म जीव अपघटक दिखाई देंगे। और यही कारण है कि यह एक जैव विविधता का क्षेत्र कहलाता है। फाइन, कई बार इसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कह देते हैं। ठीक, सो तराई की जो बेल्ट है, तराई की जो भूमि है, यहां पर दलदली क्षेत्र होने के कारण यह एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। और आज की क्लास में अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको यहां पाए जाने वाले जीव जंतु, नेशनल पार्क, इन सब के बारे में बताऊंगा। पोबितारा नेशनल पार्क हो, काजीरंगा नेशनल पार्क हो, या फिर चलते हुए आ जाइए आगे हमारा जो वाल्मीकि, और वाल्मीकि के बाद जो बिहार के क्षेत्र में आने वाला दुधवा नेशनल पार्क है, इन सभी को देखेंगे। ठीक है, सो भाभर प्रदेश बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहां दलदली भूमि है और दलदली भूमि में जैव विविधता ज्यादा दिखाई देगी। और यह भी याद रखिएगा कि जब यह दलदली भूमि सूख जाएगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब यह दलदली भूमि सूख जाएगी तो सूखने के पश्चात बच्चों याद रखिए कि यह एक उपजाऊ भूमि के रूप में विकसित होगी, एक फर्टाइल लैंड बनेगी। और जब यह उपजाऊ भूमि बनेगी तो याद रखना कि यहां पर कृषि अच्छी होगी, यानी कि कृषिगत उत्पादकता उच्च होगी। और जब कृषि अच्छी होगी तो डियर इस क्षेत्र में आपको मानव अधिवास भी ज्यादा दिखाई देगा। यहां आपको मानव अधिवास भी मिलेगा और यह मानव अधिवास बड़े स्तर पर व्यापारिक गतिविधियां करेगा। कारण सिंपल सा है, उत्पादन ज्यादा है। उत्पादन ज्यादा है तो यह जो है उस उत्पादन को बेचने के लिए प्रोत्साहित होगा। और इसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेटिव देखो, आपको ये दोनों क्षेत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं नेपाल में। और नेपाल में यहां पर आपको नेपाल की पूरी स्टेट पॉलिटिक्स इससे रन होती हुई दिखाई देती है। जस्ट अ सेकेंड, जरा मैं आपको दिखाऊं। तो ये हमारा जो है हमारा उत्तराखंड वाला एरिया है। यहां से आओगे तो ये सिक्किम वाला एरिया है। इस तरफ सिक्किम है, इस तरफ उत्तराखंड है, और ये जो पोर्शन आप बचा हुआ देखते हो ये पूरा नेपाल है। और नेपाल का एक पूरा पोर्शन, यहां देखिए, ये पूरा पोर्शन जो है वो पहाड़ी इलाका है। फाइन, ये पूरा इलाका जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, और इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है, जो नीचे वाला इलाका है, ये पूरा तराई बेल्ट है। फाइन, ये नेपाल की पूरी तराई बेल्ट है। और जब कभी भूआकृतिक जो है वो विविधता होगी, क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के समुदाय रहेंगे। नेपाल के अंदर जरा ध्यान से देखिएगा, दिस इज नेपाल। नेपाल के अंदर अभी किसका रूल है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का। और आप देखोगे कि इस एरिया में जरा देखिएगा, ये उत्तराखंड है,
ये सिक्किम है, फाइन। और ये जो नेपाल आप देखते हो, इसके इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से सपोर्टेड हैं, मतलब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी इन्हीं के सपोर्ट से सरकार में आई थी, तो ये इनके एजेंडा को ज्यादा एस्टेब्लिश करती है। और जो तराई की बेल्ट के लोग हैं, जो तराई के एरिया के लोग हैं, फाइन, ये कहलाते हैं मधेसी। मधेसी का मतलब क्या है? मध्य देशी। मध्य देशी मतलब दो अलग अलग देशीय क्षेत्रों के बीच के लोग। तराई भूमि में नेपाल के अंदर मधेसी लोग रहते हैं जो हजारों साल पहले यहां भारत से ही जाकर नेपाल में बसे थे, और यही जो है वो नेपाल के अंदर पूरी पॉलिटिक्स का आधार है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा जो रूल है वो इसी पॉलिटिक्स पर बेस्ड है कि भाई यहां रहने वालों का सपोर्ट करो, इनकी डिस्पैरिटीज इनसे कराओ और इससे जो है वो सत्ता में बने रहो, फाइन। आपने सुना होगा नेपाल में एक समय पर दंगे हुए थे मधेसी को लेकर, और भारत ने उसी समय अपना ये पूरा एरिया जो है वो ब्लॉक कर दिया था। क्यों ब्लॉक कर दिया था? क्योंकि नेपाल उस समय पर चाइना के अलाइन हो गया था, फाइन, और नेपाल बहुत ज्यादा एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा था। तो नेपाल इंडिया के अगेंस्ट चाइना को फेवर कर रहा था, और इस कारण से नेपाल में रहने वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो यहां के लोगों का सपोर्ट ज्यादा कर रही थी, और वो लोग जो बेसिकली यहां रहते थे और भारत से अपना करीबी रिश्ता जो है वो स्टैब्लिश रखते थे, उन लोगों के अगेंस्ट नेपाल में हिंसा शुरू हो जाती है। अब देखिए कैसे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स से रीजनल लेवल पे विवाद शुरू होता है। इसका सबसे प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन नेपाल है। अब चाइना के अलाइन हो गया, चाइना की जो आप कह लीजिए राजनीतिक मानसिकता है, साम्यवाद या कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म से प्रभावित होकर नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आई, और डेमोक्रेसी जब आई तो इसने पहाड़ी लोगों का समर्थन करा। पहाड़ी लोगों का समर्थन करा तो मैदानी लोगों से उसका विवाद हुआ, और मैदानी लोगों से विवाद हुआ तो डियर चाइना सेज के चाइना के प्रो, क्योंकि राजनीतिक मानसिकता मिलती है, और इस कारण से भारत से थोड़ा ज्यादा करीबी संबंध रखने वाले तराई के रीजन के लोगों के अगेंस्ट नेपाल में हिंसा। अब इस स्थिति में ना इंडिया ने डिसाइड करा कि हम बिल्कुल तटस्थ रहेंगे, और हमने अपनी सारी बॉर्डर्स को, ये सारी जो बॉर्डर्स आप देख रहे हो, फाइन, इन सारी बॉर्डर्स को इंडिया ने जो है वो सील कर दिया। अब सील कर दिया तो नेपाल को समझ में आया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, नेपाल के लिए भारत की क्या इंपॉर्टेंस है। वाई? क्योंकि नेपाल के अंदर अगर एक सुई भी आती है ना, नेपाल इज अ लैंडलॉक नेशन, वो कोई भी चीज जो नेपाल के अंदर उत्पादन नहीं करती, वो जो वहां उगती नहीं है, वो सारी चीजें भारत से होकर जाती हैं। इंडिया ने यहां से ब्लॉकेट करा, और ब्लॉकेट का अंतिम परिणाम यही निकला कि नेपाल ने जो है वो चाइना से रिक्वेस्ट करी कि डियर कुछ उत्पाद हमारे यहां भेजिए। फिर नेपाल के लिए चाइना ने कुछ उत्पाद, कुछ तेल, ये सब कुछ भेजा, पर नेपाल को बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि भाई कुछ भी करा जाए बट देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ इंडिया, भारत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि सारी चीजें चाइना से आने के बाद भी नेपाल को अपना कम्युनिकेशन अगर वर्ल्ड से बनाना है तो वो इंडिया के थ्रू ही होगा। और मधेसीज के अगेंस्ट जो यहां हिंसा हो रही थी वो समाप्त हुई इस ब्लॉकेट के बाद। बहुत क्रूर स्टेटमेंट दिए थे नेपाल ने, दैट इंडिया इज अ ब्रिटिश पैट, और ये सब भारत जो है वो ऐसा गुलाम रहा और ये सब रहा। एक बहुत ही क्रूर स्टेटमेंट्स का दौर था। बट जरा इस चीज को देखिए कि कैसे भू आकृतिक प्रदेश अलग अलग होने से वहां की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी चेंज हो जाती है। अब तराई बेल्ट में रहने वाला व्यक्ति जो है पहले यूपी बिहार से ही इधर गया था, हजारों साल पहले गया था, पर आज के समय वो वहां पर फिर भी डिस्पैरिटीज देख पाता है। सिर्फ तराई और बांगर का कनेक्शन है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फाइन, जल्दी से बताओ बच्चों, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? से यस और नो। अगर यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं, आगे बढ़ा जाए भाई, जल्दी से बताएं भाई। सर नेपाल से रोटी बेटी का संबंध, हाँ एग्जैक्टली वही चीज है, वही चीज है। इंडिया का नेपाल के साथ जो रिलेशन है वो तराई बेल्ट और पहाड़ी क्षेत्र, यही पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं ना बच्चे, इन्हें बेसिकली कहा जाता है गोरखास। यहीं पर जो है गोरखा कम्युनिटी भी इसी क्षेत्र से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पॉलिटिक्स है। अब आ जाइए, मैं आपको जरा दूसरी स्थिति के बारे में बताता हूं, सेकंड कंडीशन के बारे में बताता हूं। सभी लोग अब जरा अपना कंसंट्रेशन इधर रखिएगा। आई नीड योर 100% कंसंट्रेशन राइट हियर।
फाइन, जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ये डायग्राम जो है वो साइंटिफिकली आपको ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन की साइकिल समझा देगा। मतलब इस डायग्राम को देखकर आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली अर्थ में ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन कैसे होता है, कैसे कुछ जीव जो है वो पृथ्वी पर आते हैं, फिर बेचारे समाप्त हो जाते हैं, फिर नए जीव जन्म लेते हैं। और ये साइकिल ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन की चलती रहती है। ठीक है, यहां पर एक रिवर ड्रॉ कर लेते हैं भाई। चलिए, एक नदी ये है, ये उसका फ्लड प्लेन हो गया, और एक नदी ये है, ये उसका फ्लड प्लेन हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी अब यहां से शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे बांगर व खादर के बारे में। फाइन, इंग्लिश में भी इसे बांगर एंड खादर ही कहा जाता है। ठीक है, जरा सा मुझे समय दें, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स मोर। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो आप ये समझो, एक साइकिल है जिसे कहा जाता है ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन की साइकिल। ये है हमारी मदर अर्थ, सेम एज ये भी है हमारी मदर अर्थ। फाइन, और ये लीजिए, यहां पर हमारी अर्थ का एक एनवायरमेंट ये हुआ और एक एनवायरमेंट ये हुआ। ठीक, और ये जो साइकिल है ये है अंतरा हिमयुग की साइकिल। ठीक, ये कहलाता है अंतरा हिमयुग। ठीक, इसे इंटरग्लेशिएशन भी कहा जाता है या इंटर एरा भी कहा जाता है। फाइन, और इंटरग्लेशिएशन या इंटरमीडिएट, या चलिए इसे ऐसे ही लिख देता हूं, युग। अब जरा मेरी बात को आने वाले 30 सेकेंड्स तक या लगभग 1 मिनट तक ध्यान से सुनिएगा। ठीक, कैसे सारी चीजें चेंज होती हैं। डन, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई आज के समय आप सुनते होंगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का अंतिम परिणाम क्या होगा? तो एक सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने पर हमारे जो हिमनद हैं ये पिघलेंगे, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट होंगे, और जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो मेल्ट होने के बाद ये पानी कहां आएगा? सागरों में आएगा, और सागरों में पानी आने पर सागरों का जल स्तर बढ़ जाएगा, और जब सागरों का जल स्तर बढ़ेगा तो डियर समय के साथ हमारे महाद्वीप डूबने लगेंगे। तो मेरा प्रश्न यह है कि भाई अगर इतनी ही दिक्कत है इस बात से तो क्या ही समस्या है? सागर का जलस्तर बढ़ेगा, हमारे महाद्वीप का कितना % भाग डूब सकता है? टेल मी, अगर दिक्कत सिर्फ यह है कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे महाद्वीप जो है वो डूबने लगेंगे, तो प्रश्न ये उठता है कि कितने डूब जाएंगे? 2%, 4%, 5, 10, 15, 20, चलिए 25% डूब जाएंगे, तो भी 75% है ना हमारे पास। तो फिर क्या की टेंशन है? वाई वी आर शाउटिंग कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमनद पानी के अंदर महाद्वीप पानी के अंदर जा रहे हैं। पर बच्चे, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जैसे जैसे ये हिमनद डूबेंगे, हिमनद मेल्ट होंगे, ये सारा पानी निकलकर जो है वो महासागरों में जाएगा, और महासागरों में जाने के बाद ये प्रेशर क्रिएट करेगा महासागरीय क्रस्ट पे, और महासागरीय क्रस्ट उस प्रेशर को ट्रांसफर करेगी किसमें? नीचे दुर्बल मंडल में। आई थिंक आप सभी ने इसे पढ़ा है और इसे आप जानते हैं कि यह है भाई अर्थ की आंतरिक संरचना, यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और यह जो है ये महाद्वीपीय भाग है, और यहां जो आप देखते हो ये महासागरीय भाग है। फाइन, यहां पर जो है वो महासागर स्थित है। ठीक, यहां पर पूरे में महासागर बने हुए हैं, यहां पर महाद्वीप है, और ये जो पोर्शन आप देखते हो ये वाला हिस्सा कहलाता है दुर्बल मंडल। फाइन, इसे एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ये एस्थेनोस्फीयर है या फिर आप इसे दुर्बल मंडल कहिए। तो डियर, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे ये
इन महाद्वीपों के ऊपर जो हिमनद बने हुए हैं, ये हिमनद जो है वो पिघलकर इन सागरों में जाएंगे, और जब ये सागरों में जाएंगे तो ये प्रेशर ट्रांसफर करेंगे कहां? इस दुर्बल मंडल में। और जब इस दुर्बल मंडल में वो प्रेशर ट्रांसफर होगा तो इस कारण से इस दुर्बल मंडल का जो मैग्मा है ये बाहर आने का प्रयास करेगा। और डियर, जब ये मैग्मा बाहर आने का प्रयास करेगा तो उस समय पर बड़े ज्वालामुखीय उद्गार होंगे, ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शंस होंगे। और इस ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन का अंतिम परिणाम यह होगा कि डियर, इस उद्गार के साथ बड़ी मात्रा में धूल और राख के कण निकलेंगे। और ये धूल और राख के जो कण है ना, याद रखो कि निचले वायुमंडल में रहते तो ये वर्षा के साथ नीचे आ जाते, पर डियर जब ये ह्यूज वॉल्केनिक इरप्शन होंगे तो जो धूल और राख के कण हैं ये हमारे ऊपरी वायुमंडल तक चले जाएंगे। और ऊपरी वायुमंडल में ना मेघ बनता है ना हवाएं चलती हैं, इस कारण से ये कण जो है वहीं घूमते रहेंगे। और जब ये कण घूमते रहेंगे तो डियर, ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, फाइन, उन्हें ब्लॉक करेंगे। और ब्लॉक करने के कारण उस स्थान पर नीचे सूर्य का ताप नहीं पहुंचेगा और वहां तापमान गिरने लगेगा। और जैसे जैसे कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में वितरित होना शुरू होंगे, उसके जस्ट नीचे की जमीन ठंडी होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा नहीं है बच्चों कि वहां नीचे रात हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सूर्य का प्रकाश आएगा तो, पर उसकी जो ऊष्मा है वो ऊपरी वायुमंडल में स्थित ये धूल और राख के कण अवशोषित कर लेंगे। तो हमें उजाला तो दिखेगा पर उस उजाले में गर्मी नहीं होगी। सो द रियलिटी इज, अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज बढ़ाया तो इसका अंतिम परिणाम होगा कि पृथ्वी पर भार का वितरण बदल जाएगा। जो भार महाद्वीपों में होना था वो भार समय के साथ महासागरों में आएगा। और इस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हुए चेंज के कारण, भार में हुए वितरण के कारण समय के साथ एस्थेनोस्फीयर में दबाव पड़ेगा और हमारे बड़े ज्वालामुखी जो है वो फटना शुरू हो जाएंगे। और जब ये फटना शुरू होंगे तो धीरे धीरे करके इनकी धूल और राख के कारण हमारे ऊपरी वायुमंडल में जाएंगे और ऊपरी वायुमंडल में जाने के कारण ये एक परत का निर्माण करेंगे और सूर्य से आने वाली किरणों को ब्लॉक कर देंगे। और जब ये ब्लॉक कर देंगे तो डियर, पृथ्वी धीरे धीरे करके ठंडा होना शुरू होगी और आइस एज आना स्टार्ट होगा। और इसी आइस एज की साइकिल में यहां रहने वाला हर जीव खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जब यह पूरी पृथ्वी जमकर एक स्नोबॉल में बदल जाएगी, उस समय पर होगा परिवर्तन। क्या समय के साथ ये धूल के कण धीरे धीरे करके यहां से हटेंगे, और जब ये धूल के कण यहां से हटेंगे तो पृथ्वी में पुनः तापमान बढ़ना शुरू होगा, अगेन टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। और अब जो जलवाष्प, जो हिमनद जमकर महाद्वीपों में स्थापित हो गए हैं, ये धीरे धीरे करके मेल्ट होंगे। और अब एक सिंपल सी बात बताओ, सभी लोग यहां ध्यान से सुनो। पृथ्वी ने अभी क्या करा? पृथ्वी ने अभी करा कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज करने के कारण समय के साथ वो हिमनद पिघलकर सागर में गए, वोल्केनोस फटे, पृथ्वी स्नोबॉल बन गई। धीरे धीरे करके सारे जीव खत्म होना शुरू हो गए। और इस हिमयुग के संघर्ष में जो जीव जिंदा बच जाएगा वो जीव जो है वो पृथ्वी पर राज करेगा। हमें पृथ्वी में आए हुए कितना समय हुआ है? जस्ट इमेजिन कि मानव को यहां आए हुए जो है कितना समय हुआ है? 10, 20, 50 हजार साल। चलिए बंदर से उद्विकास के यहां तक के क्रम को देख लें तो 1 लाख साल। सोच कर देखिए कि इस 1 लाख साल के पहले इस पृथ्वी पर 5 करोड़ सालों तक डायनासोर ने राज करा था। और ये सारे डायनासोर जो 5 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज कर रहे थे, ये केवल 1 से 2 साल के अंदर खत्म हुए थे। ये हुआ था उनके साथ। सडनली पृथ्वी का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था। और ये ड्रॉप क्यों हुआ था? तो उसका सबसे बड़ा कारण था ज्वालामुखी उद्गार। और ये क्यों हुआ था उद्गार? क्योंकि उस समय मीटियोर की बम्बार्डिंग हुई थी पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर बड़े स्तर पर जो है वो मीटियोर की बम्बार्डिंग हुई, जिससे पृथ्वी अनस्टेबल हो गई। और पृथ्वी के अनस्टेबल होने से इसके जो ज्वालामुखी थे वो फटने लगे, और फटने के कारण यही आइस एज की साइकिल ट्रिगर हो गई। डायनासोर एक ठंडे रक्त का जीव था, वो इस टेम्परेचर डिक्लाइन में सरवाइव नहीं कर पाया और वो ठंडे रक्त का जीव समाप्त हो गया। लेकिन जो गर्म रक्त के जीव थे, जैसे वानर, ये जितने भी जीव आप आज देखते हो, ये सारे उस हिमयुग में सरवाइव कर पाए। और जो सरवाइव कर पाए ये आज भी जीवित हैं। अब ये साइकिल आपने देखा कि पहले भी चली थी, आज भी चल रही है। लेकिन इस साइकिल के बीच में एक नई बात आती है,
और वो नई बात यह है कि पृथ्वी जब स्नोबॉल बनती है तो इसमें हर जगह हिमनद होते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है ये हिमनद पिघलते हैं। और डियर, अब मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ध्यान से सुनना। अब आ रहा है मोमेंट ऑफ ट्रूथ, बांगर और खादर। फाइन, अब आ जाएगा क्या होता है बांगर और क्या होता है खादर। जल्दी से बताइए। दिस इज हैंड नंबर ए, ये फर्स्ट हैंड है और ये सेकंड हैंड है। अगर मैंने कहा कि मेरे इस हाथ में जो है इतने बड़े आकार का एक आइस क्यूब रखा है, इतने बड़े आकार का इस हाथ में, और ये वाला जो हाथ है इसमें इतना सा आइस क्यूब रखा है, फाइन, और ये दोनों समान गति से पिघल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो आइस क्यूब बड़ा होगा जब वो मेल्ट होगा तो ज्यादा पानी निकलेगा, जो आइस क्यूब छोटा है जब वो पिघलेगा तो कम पानी निकलेगा। अब सामान्य बात है कि हिमयुग जाने के बाद जैसे जैसे ये हिमनद पिघलेंगे तो इन बड़े आकार के हिमनदों के पिघलने से वृहद आकार की नदियों का उद्गम होगा, राइट। जब हिमनद बहुत बड़े होंगे तो उससे निकलने वाली जो नदियां हैं ये भी काफी बड़ी होंगी, और जब ये वृहद आकार की नदियां उद्गम लेंगी तो ये समय के साथ अपक्षय करेंगी, अपर्दन करेंगी और मैदान वगैरह बनना शुरू होंगे। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, जब वृहद आकार की नदी है वो बहेगी तो भाई जिस स्थान से वो बह रही है वहां बारिश वगैरह भी होगी, राइट। अब ध्यान से सुनना, जब ये नदी जो है वो वृहद आकार की थी, यहां देखिए इसकी घाटी को जरा ध्यान से, सभी लोग आप अपना कंसंट्रेशन इधर रखिएगा, ये इस नदी की घाटी है, ठीक। अब एक बात बताइए, जब नदी यहां तक भरी हुई थी, इसमें पानी भरा था, और जब बारिश हुई तो यहां ध्यान से देखना, बारिश होने पर नदी का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा और नदी यहां तक आ जाएगी, राइट। भाई बारिश होने पर पानी अंततः कहां जाता है, नदी के अंदर जाता है। तो सामान्य सी बात है कि पहले जो नदी हिमनद से उद्गम लेती है वो हिमनद बड़ा होता है, इसलिए नदी बड़ी होती है, और जब नदी बड़ी होती है तो आसपास के क्षेत्र में जब बारिश आएगी तो बारिश का पानी उस नदी में जाएगा, और नदी साल में 3 महीने के लिए जो है वो इस स्थान पर प्रवाहित होगी, ये इस स्थान पर आ जाएगी। कब आ जाएगी, जब बारिश होगी, और इसे कहते हैं कि नदी का ये वाला हिस्सा नदी का बाढ़ का मैदान है, बाढ़ का मैदान। नदी जो है वो 3 महीने के लिए इस बाढ़ के मैदान में प्रवेश कर जाएगी, बाढ़ का ये मैदान है। तो 3 माह के लिए जो नदी है वो बाढ़ के मैदान में प्रवेश कर गई, ठीक। अभी क्या है बच्चों, अभी हिमनद जो है वो विशालकाय है, बड़े आकार का हिमनद है। अब समय के साथ ये हिमनद जो है वो छोटा होता जाएगा। क्यों छोटा हो रहा है भाई? अरे सिंपल सी बात है, अंतरा हिमयुग की साइकिल है, अंतरा हिमयुग की साइकिल में समय के साथ पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। जो तापमान है इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। अंतरा हिमयुग की साइकिल में समय के साथ जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो डियर ये नदियां जो है, ये ग्लेशियर जो हैं वो पिघलेंगे, और पिघल कर ये पानी नदियों में जाएगा और नदी का स्तर बढ़ना शुरू होगा। लेकिन डियर सुनिए, तो समय के साथ हिमनद छोटे होते जाएंगे। अब जब हिमनद छोटे होंगे तो हिमनद से निकलने वाली नदियां भी छोटी होंगी। समय के साथ इन नदियों का आकार भी श्रिंक होगा। जब हिमनद छोटा होगा तो नदी भी दशकों में छोटी होती जाएगी, और जब नदी छोटी होती जाएगी तो देखिए पहले नदी यहां बहती थी, समय के साथ वो यहां आएगी और एक समय पर वो यहां पहुंच जाएगी। जब नदी यहां पहुंचेगी तो भाई सामान्य सी बात है तब भी पृथ्वी पर बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो डियर ये देखिए अब नदी जो है वो यहां बाढ़ लाती है, फाइन। जब नदी का स्तर बढ़ेगा तो नदी का स्तर बढ़कर अब यहां तक आ जाएगा। लेकिन कभी भी अब इतनी बारिश नहीं होने वाली कि नदी चढ़कर यहां तक आ जाए, राइट। तो जब नदी का आकार बड़ा था तो ये यहां तक जाती थी। अंतरा हिमयुग की साइकिल में ये जो नदी है उसका आकार कम हो गया तो ये यहां पहुंच गई, और अब जब उसमें बाढ़ आएगी तो नदी केवल यहां तक पहुंचेगी, अर्थात ये जो है अब नदी का बाढ़ का मैदान है। तो दिस इज कॉल्ड एज अगेन बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान। इसे इंग्लिश में जो है
वो फ्लड प्लेन कहते हैं। फाइन, दिस इज कॉल्ड एज फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन। और जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो बाढ़ का मैदान या फ्लड प्लेन है, ये कौन सा है? ये नया वाला है, ये नया बाढ़ का मैदान है। ध्यान से सुनिएगा, ये न्यू है, नया है, और ये जो है ये पुराना है। सो एक आपको दिखाई देगा पुराना बाढ़ का मैदान और एक आपको दिखाई देगा नया बाढ़ का मैदान। जो पुराना बाढ़ का मैदान है उसे हम बांगर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसे हम कहते हैं बांगर। फाइन। और जो नया बाढ़ का मैदान है इसे हम कहते हैं खादर। तो बांगर और खादर दो प्रकार के बाढ़ के मैदान बनेंगे। फाइन। और यहां ध्यान से सुनिएगा, ये जो दो प्रकार के बाढ़ के मैदान हैं, फाइन, इनमें से जो पुराना बाढ़ का मैदान है वहां दो जन्म नदी नहीं आने वाली। अब नदी का जल स्तर कितना भी बढ़ जाए, फाइन, नदी का स्तर कितना भी बढ़ जाए, नदी कभी यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। और डियर एक बात बताइए, जब नदी किसी बाढ़ के मैदान में जाती है तो नदी क्या करती है? नदी किसी बाढ़ के मैदान में जब प्रवेश करती है तो डियर वो उस स्थान पर अपने साथ लाया हुआ अवसाद छोड़ती है। कभी ध्यान दीजिएगा, आपने अक्सर जो है वो सुना होगा, आज तो वैसे एक फेस्टिवल भी है, आज शिवरात्रि है, तो हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को। बट आप सभी एक बात नोटिस करेंगे कि कभी आप किसी नदी के घाट वगैरह में जाते हैं तो आप क्या देखते हो? कभी नोटिस करना, जब आप किसी घाट वगैरह में जाते हो तो आपकी गाड़ी ना पहले ऐसे ऊपर चढ़ती है, फिर वो गाड़ी ऐसे नीचे उतरती है, और फिर नीचे उतरने के बाद नदी वहां आपको दिखाई देती है। राइट? कभी भी किसी घाट में जाना आप नोटिस करिएगा, खासकर आप साइकिल वगैरह से जाएंगे तो आपको यह जरूर महसूस होगा कि जब आप किसी घाट की तरफ जाते हो तो पहले आपको जो है वो ऐसा घाट ऊपर चढ़ता हुआ दिखता है, फिर घाट ऐसे नीचे उतरता है, और नीचे उतरने के बाद वहां नीचे कहीं नदी होती है। डन? फाइन। सो आप इस बात को जब नोटिस करोगे तो इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण होता है यही बाढ़ के मैदान का क्षेत्र। और एक बात, ये तो खैर तटबंध का उदाहरण है, बट एक और बात आप कभी देखना, आप सामान्य सीजन में नदी के पास जाओगे ना तो नदी का पानी आपको जो है सामान्यतः जो पानी का रंग होता है हल्का पारदर्शी, वो आपको दिखाई देगा। लेकिन जब कभी कहीं बारिश हुई हो या मॉनसून के सीजन में उस नदी को देखिएगा, आप पाओगे कि नदी का पानी पूरी तरह से मटमैला हो गया है। फाइन। यहां ध्यान दीजिएगा कि जब आप कभी किसी नदी को देखो जब वहां मॉनसून का सीजन हो, तो मॉनसून के सीजन में नदी का रंग जो है वो मटमैला हो जाता है। और ये जो मटमैला रंग है ना डियर, इस मटमैले रंग का कारण क्या है? इसका कारण है कि उस क्षेत्र में जितनी भी बारिश हुई थी वो सारा बारिश का पानी उस जमीन से होते हुए नदी के अंदर गया था। अर्थात बारिश के सीजन में जब नदी जो है वो बाढ़ के मैदान में जाती है, उस समय उस नदी के अंदर आसपास के क्षेत्र का सारा अवसाद आकर मिला होता है। अर्थात बारिश के समय नदी के अंदर अवसाद की मात्रा और पानी की मात्रा दोनों ज्यादा होती है। और ये ज्यादा अवसाद और ज्यादा पानी ली हुई जो नदी है, जब ये मैदान में प्रवेश करती है, बाढ़ के मैदान में जाती है, तो यहां पर यह अपना अवसाद छोड़ती है, यानी कि अपना जो अवसाद है उसे इस स्थान पर निक्षेपित करती है। अब एक बात बताइए, यह अवसाद क्या है? यह अवसाद एक उपजाऊ मिट्टी है। डियर, नदी बारिश के समय जिस बाढ़ के मैदान में जाती है, उस बाढ़ के मैदान में वो नदी अपने साथ लाया हुआ अत्यधिक उपजाऊ अवसाद उस जमीन में छोड़कर जाती है। और जब ये उस जमीन में उसे छोड़ती है तो डियर, इससे वो जमीन री एनर्जाइज होती है, पुनः उस जमीन के अंदर पोषक तत्व आ जाते हैं। तो आपका ये कथन कि भाई नदी जो है वो किसी स्थान पर बाढ़ लाती है इसलिए वो शोक है, ये एकदम गलत है, एकदम रॉन्ग है। नदी अगर किसी स्थान पर जाती है और बाढ़ लाती है, इसका मतलब वो एक्चुअल में उसके बाढ़ का मैदान है। सामान्य स्थितियों की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शंस
जब होते हैं, जब आप मानव अधिवास वाले क्षेत्र में तटबंधों को तोड़कर चली जाए तो वो एक बाढ़ ही है, वो विनाशकारी है। पर अगर वो अपने बाढ़ के मैदान में जा रही है तो बाढ़ के मैदान में जाने पर वो कोई आपदा नहीं है, वो उस मैदान के लिए आवश्यक कंडीशन है। जब वो उस मैदान में जाएगी तो अपने साथ जो अवसाद लाया है उसने, उस अवसाद को वहां वो छोड़ेगी, और जब वो उस अवसाद को वहां निक्षेपित करेगी, डिपॉजिट करेगी, तो डिपॉजिट करने की बच्चे प्रोसेस के दौरान वो एरिया जो है वो री एनर्जाइज होगा, उसकी पोषक तत्व जो क्षमता है, उर्वरक क्षमता है, पोषक तत्वों की मात्रा है, ये उसमें बढ़ेगी। फाइन। और जब ये उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी तो वो मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी। नाउ इस बात को सोचिए कि ये पुराना बाढ़ का मैदान है, यहां अब नदी नहीं आती, ये नया बाढ़ का मैदान है, यहां नदी आती है। अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी लोग कि कौन सा मैदान ज्यादा उपजाऊ होगा, भाभर ज्यादा उपजाऊ होगा या बांगर ज्यादा उपजाऊ होगा? जस्ट मेंशन योर कमेंट, फटाफट लिखिएगा कि कौन सा मैदान जो है वो ज्यादा उपजाऊ होगा, बांगर ज्यादा उपजाऊ होगा या खादर ज्यादा उपजाऊ होगा? किस मैदान की उपज या उर्वरक क्षमता ये कम होगी और किसकी ज्यादा होगी? जल्दी से बताओ, किसकी उर्वरक क्षमता या कौन ज्यादा उपजाऊ होगा? बांगर ज्यादा उपजाऊ होगा या खादर ज्यादा उपजाऊ होगा? जल्दी से बताएं, बांगर ज्यादा उपजाऊ है या खादर? एक सिंपल सी बात है, जहां पर नया बाढ़ का मैदान बना है, ध्यान से सुनना, जहां पर नया बाढ़ का मैदान बना है वहां पर नदी, अरे सभी लोग ध्यान से सुनो, जहां नया बाढ़ का मैदान बना है वहां नदी आज भी आती है और अपना उपजाऊ अवसाद छोड़कर जाती है, और यहां पर पहले आती थी, अब नहीं आती। सो समय के साथ यह पुराना होता गया और नदी ने यहां आना बंद कर दिया। अब वो नदी जो उस मैदान के अंदर अपना अवसाद छोड़कर उसे उपजाऊ बनाती रहती थी, अब वो नदी यहां नहीं आती। दशकों बीत चुके हैं अब नदी को यहां आए हुए, नदी तो अब केवल यहां तक आती है। सो जो नया बाढ़ का मैदान है, जो खादर कहलाता है, उसे नदी बार बार री एनर्जाइज करती रहती है, और यहां पर अवसाद के जमने से जो मैदान है वो उपजाऊ बना रहता है। जबकि बांगर के एरिया में पहले आती थी, अब नहीं आती, इसलिए यहां पर नया अवसाद नहीं पहुंचता, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, और यह अपेक्षाकृत ज्यादा उपजाऊ है। और यह याद रखना, बांगर जो है वो सिर्फ खादर से कम उपजाऊ होता है, अदरवाइज दुनिया की हर अदर मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ है, पर एज कंपेयर टू दिस सॉइल ये कम उपजाऊ होता है। तो जो बांगर है वो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, और जो खादर है वो अपेक्षाकृत ज्यादा उपजाऊ है। राइट? तो जो ज्यादा उपजाऊ है उस एरिया में हम खेती कर रहे हैं। बांगर एरिया में भी खेती होती है, खादर एरिया में भी खेती होती है, पर ज्यादा प्रोडक्शन कौन देगा? ज्यादा प्रोडक्शन देगा खादर एरिया। तो हमेशा याद रखना कि बांगर और खादर में से ज्यादा उपजाऊ खादर है। ठीक, अब जरा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। एक बच्चे ने ऐसा चश्मे वाला सिंबल बनाकर कहा कि सर मैं जो है वो राइट था। तो बिल्कुल बच्चे, आप राइट थे। फाइन, बिल्कुल कोमल जी, राइट, आपका आंसर भी राइट था। ठीक है, अरे कोई बात नहीं। फाइन, जिसका गलत भी हो गया उसमें क्या होता है, ठीक है? मतलब अभी थोड़ी एग्जाम चल रहा है, आप सीख रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है वो एटलीस्ट नोट डाउन जो है वो कर रहे हो और लिख रहे हो कि नहीं भाई। फाइन, नोट्स बनाते जाना, और एक बार में नोट्स मत बनाइएगा, क्लास के ड्यूरेशन में मत बनाइएगा। पहले क्लास को पूरा देखिए, पूरी कहानी को अपने दिमाग में सेटल डाउन करो, और उसके बाद उसकी नोट्स मेकिंग करो। ठीक, चलो अब यहां ध्यान से सुनो। यहां पर मैं एक प्रश्न पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा। एक बात बताओ, पहले नदी यहां तक आती थी, यानी कि पहले जो बांगर था वो खादर हुआ करता था, मतलब अभी जो बांगर है वो पहले खादर हुआ करता था। यह स्टेटमेंट राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि पहले नदी यहां तक आती थी, तो पहले ये एक नया बाढ़ का मैदान था, आज ये पुराना हो गया।
सो बांगर पहले खादर था, आज नहीं है। वही लाइन दैट सास भी कभी बहू थी। सो डियर, आज जो बांगर है वो पहले खादर था। ठीक, सास पहले बहू थी। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो खादर है, समय के साथ ये नदी और नीचे जाएगी। जब ये और नीचे जाएगी तो नदी यहां तक नहीं पहुंच पाएगी, और जब नदी यहां तक नहीं पहुंच पाएगी तो फिर आज जो नया बाढ़ का मैदान है कल वो पुराना हो जाएगा, अर्थात एक समय पर बहू भी सास बन जाएगी। सो द रियलिटी इज वन डे खादर विल बिकेम बांगर एज वेल। जो खादर है वो समय के साथ बांगर में बदल जाएगा, अर्थात बांगर पहले खादर था, खादर आगे जाके बांगर बनेगा। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, कभी भी बांगर वापस खादर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि नदी अब कभी यहां तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि अंतरा हिमयुग की साइकिल में यह ग्लेशियर समय के साथ छोटा हुआ है। अब इस ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से उतना पानी नहीं निकल सकता कि इस नदी में वो इतना उफान ला दे। इसलिए याद रखिएगा कि जो बांगर है वो कभी खादर नहीं बन सकता। बांगर पहले खादर था, अब दोबारा खादर नहीं बनेगा। आज जो खादर है वो कल बांगर बन जाएगा, लेकिन दोबारा खादर नहीं बन पाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कॉपी में ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या क्या? दैट बांगर पहले खादर था, आज का खादर कल बांगर होगा, लेकिन कभी भी बांगर वापस खादर नहीं बन सकता। और ये जो बांगर खादर मैं कर रहा हूं, डोंट बी अ चाइल्ड ऑफ कैरेज, मतलब एकदम ज्यादा क्रांतिकारी विचार ना रखें। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये एक जैसे हैं। बांगर मीन्स बांगर और खादर मीन्स खादर। एंड बांगर को इंग्लिश में आप ओल्ड फ्लड प्लेन कह देते हो, खादर को आप न्यू फ्लड प्लेन कह लेते हो। इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। फाइन। तो जो ये स्टेटमेंट्स हैं इसे ठीक से अपने दिमाग पर सेटल रखिएगा। एक तो यही स्टेटमेंट्स हैं, मुझे मतलब पूरा ये मेरी एक्सपेक्टेशन है यूपीएससी से कि एक दिन तो ये जरूर पूछेगी वो। और दूसरा स्टेटमेंट एक और बताता हूं, ठीक, जरा ध्यान से सुनना। दूसरा एक और स्टेटमेंट बताता हूं कि ये जो बाढ़ के मैदान आप देखते हो, ये जो आप फ्लड प्लेन देखते हो, यहां वाले फ्लड प्लेन में ना आपको उन जीवों के जीवाश्म मिलेंगे जो विलुप्त हो चुके हैं, और इस वाले फ्लड प्लेन में आपको उन जीवों के जीवाश्म मिलेंगे जो आज जिंदा हैं। विलुप्त हुए जीवों के जीवाश्म हमें बांगर में मिलते हैं, एग्जिस्टिंग जीवों के जीवाश्म हमें खादर में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हर जीव पानी पीता है, और ये उस जीव को भी पता है कि मुझे पानी पीने नदी के पास जाना है, और उसके शिकारी को भी पता है कि मेरा शिकार यहां पानी पीने जरूर आएगा। सो द रियलिटी इज, नदी के किनारे जीवों के शिकार और शिकारी वेट कर रहे होते हैं। तो आपको अक्सर नदियों के किनारे जीवाश्म प्राप्त होते हैं, और यह याद रखिएगा कि नदी के किनारे जहां बांगर भूमि होगी वहां हमें ऐसे जीवों के जीवाश्म मिलेंगे जो विलुप्त हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अक्सर देखिएगा डायनासोर के जो फॉसल्स हैं वो नदी किनारे या तो किसी पर्वत के पास या तो किसी नदी के पास मिलते हैं, और एग्जिस्टिंग जीवों के जो जीवाश्म हैं वो हमें इन क्षेत्रों में मिलते हैं। ये भी यूपीएससी आने वाले समय में जरूर पूछेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना कि एक हमें जीवाश्म जो है वो हाँ एग्जैक्टली आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हो इंग्लिश में भी। फाइन। तो एक डायमेंशन ये भी जीवाश्म से रिलेटेड, एक इसकी साइकिल से रिलेटेड, और एक ये हिमयुग अंतरा हिमयुग की साइकिल से रिलेटेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हिमयुग और अंतरा हिमयुग वाला जो सेगमेंट है ये एज इट इज आप अपने पेपर पे मेंशन करें, क्योंकि मैं लिख कर देता हूं कि इस गहराई के साथ जनरली बुक्स में भी वो एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक, जब आप इसे अपने आंसर में एक्सप्लेन करोगे तब आप देखिएगा कि एग्जामिनर जो है वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स
जरूर देगा। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग। यह होता है सब्जेक्ट को समझना, और इसी से पूरी जो है वो भूगोल की सारी शाखाएं कनेक्ट हो जाती हैं। मैं अभी आपको सिर्फ इस एरिया में बाढ़ से जो है इस क्षेत्र की जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं वो आपको समझा सकता हूं। ठीक, जिन लोगों का जो है ऑप्शनल होगा वो इसके बाद इस क्षेत्र की प्रकृति पर आधारित सामाजिक स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शनल में ये टॉपिक आता है कि क्या कारण है कि हमारे उत्तर के विशाल मैदान में हमें पर्सन की परचेसिंग कैपेसिटी कम दिखती है। पर्सन जो इस एरिया में रहता है वो ज्यादा चीजें, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता, उसके पास धन नहीं है ऐसा नहीं है, वो जो है वो व्यक्ति इस बात के लिए ट्रेंड नहीं है कि वो पैसा खर्च करे। डोंट से कि ये कंजूसी है, मतलब कंजूसी नहीं, कंजूसी का मतलब तो एक बहुत टेम्पररी टेंडेंसी होती है कि भाई कहीं पर पैसा बचा लेना कंजूसी है। बट डियर, ये याद रखिएगा कि जो प्रकृति हमारे साथ करती है वो हमारी प्रकृति में आ जाता है, जो नेचर हमारे साथ करती है वो हमारे नेचर में होता है। मानव भूगोल का सेक्शन है कि जिस एरिया में आपको फर्टाइल लैंड दिखेगा, उपजाऊ भूमि दिखेगी, वहां पर्सन के साथ जो है आपको विवाद दिखेगा। जिस एरिया में नदी बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है उस एरिया में पर्सन के पास एक समय पर बहुत धन होता है और अचानक से वो धन जो है वो खर्च हो जाता है। क्यों? क्योंकि विनाश भी होता रहता है। नदी के बाढ़ का पानी आने के कारण मवेशियों का नुकसान, फसलों का नुकसान होता रहता है। तो पर्सन इस बात के लिए ट्रेंड होता है कि देखो भाई आज पैसा है कल नहीं होगा, सो मेक श्योर कि इसे आप ज्यादा से ज्यादा सेव करते जाओ। फाइन। पैसा इंडिया में कम है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिएगा, इंडिया में इतना गोल्ड है पर पर्सन उसे खर्च नहीं करता। एक व्यक्ति जो बेहद गरीब दिख रहा है पर पता चला उसके घर में जो है वो 8 लाख के जेवर रखे हुए हैं, 5 लाख के जेवर रखे हुए हैं। फाइन। पर वो उसे निकालकर खर्च नहीं करता, अर्थव्यवस्था में उस पैसे को नहीं डालता, क्योंकि वो ये देखता आया है, वो इवॉल्व हुआ है उसके नेचर के साथ, दैट इस एरिया में जो है वो इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती रहती है। मेरा खेत कभी कभार पानी के अंदर चला जाता है, नदी के कारण नुकसान हो जाता है, सो फ्रीक्वेंटली एरिया से प्रोडक्शन मिलता रहे जरूरी नहीं है। और यही कारण है कि रीजन इज कि वो पर्सन जो है वो जल्दी अपना धन खर्च नहीं करेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सारा जो है वो सोशल ज्योग्राफी में आता है, सामाजिक भूगोल में आता है। अगर आप इस चीज को पढ़ना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप जरा इस सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ो। फाइन। जब आप इसे गहराई से पढ़ोगे तो आपको इसकी अच्छी और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से जो है हिमयुग अंतरा हिमयुग की साइकिल में फॉर्मेशन होता है। और एक बात और कि यहां पर अंतरा हिमयुग में तापमान बढ़ता रहता है। क्यों यूपीएससी अंक नहीं देता बच्चे को? क्योंकि बच्चा क्या आंसर लिखेगा, दैट व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ? तो समय के अनुसार पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अरे ये रॉन्ग है बच्चे, क्योंकि समय के अनुसार पृथ्वी के तापमान में तो सामान्य रूप से वृद्धि होती है। सामान्य गतिविधि है कि अंतरा हिमयुग में पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, बट जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करके उसका तापमान में वृद्धि की दर को बढ़ा दें, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से, मानव जनित क्रियाओं से पृथ्वी के तापमान में जब वृद्धि की दर बढ़ जाए तो हम इसे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज कहते हैं। सो याद रखिएगा कि पृथ्वी का तापमान तो सामान्य गति से बढ़ता ही है और अंतिम परिणाम यही है कि सारे जीव परमात्मा को प्राप्त होंगे और नए वाले इधर आएंगे। बट इस साइकिल को तेज हम कर देते हैं, यह गलत है। अगर यूपीएससी कह दे कि भाई पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो नो, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की दर के बढ़ जाने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और वो भी तब जब हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। फाइन। और याद रखना कि इस अंतरा हिमयुग की साइकिल में, मतलब ये अर्थ ऐसे जा रही है फिर घूम कर ये वापस यहां आ जाएगी। ये साइकिल में ना एक मिनी आइस एज की साइकिल चलती है, इसे मिलानकोविच साइकिल कहते हैं। किसी दिन इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डन। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आज की इस क्लास में हमने गंगा के मैदान को, इसके क्लासिफिकेशन को ये पूरा देख लिया था। नेक्स्ट क्लास में गंगा का मैदान कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं गंगा के मैदान से संबंधित कुछ मेंस के डायमेंशन आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, ध्यान दीजिए कि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है
सभी लोग ध्यान से सुनना, अगर एनरोल करने के बारे में सोच रहे हो 28 तारीख से पहले ध्यान से एनरोल कर लीजिएगा। रीजन सिंपल सा है, 28 तारीख को सेल एंड हो रही है। सेम बैच के लिए, सेम कोर्स के लिए आगे आपको एक्स्ट्रा जो मनी है वो पे करना पड़ेगा। तो रादर देन कि आप बार बार सोचने के लिए समय दें, आप सिंपली इतना काम करें दैट जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऐप पर जाइए, कोर्सेस को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में अगर डायरेक्टली जाना है, ऐप से नहीं जाना है, तो लिंक दिया हुआ है कोर्सेस का, आप उस कोर्सेस के लिंक को क्लिक करो और सीधा इसका पार्ट बनो। और मेरी एडवाइस याद रखना दैट ये सब्जेक्ट हिंदी माध्यम के लिए क्रांतिकारी सब्जेक्ट है, रिवॉल्यूशनरी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को एज अ ऑप्शनल ऑप्ट करने पर एक पर्सन का नहीं, हमारे पूरे माध्यम का रिजल्ट सुधर सकता है। हम इस सब्जेक्ट को एज अ ऑप्शनल ऑप्ट करके अपने पूरे माध्यम का रिजल्ट बदल सकते हैं। कोशिश करें कि इसे एज अ ऑप्शनल पढ़ें, और यह ऑप्शनल आपके लिए आने वाले समय में न्यू डायमेंशंस ओपन करेगा। सोच कर देखो यार, पूरा इंटरनेशनल रिलेशन इस पे बेस्ड है। जस्ट इमेजिन कि एक सुपरफिशियल आंसर होता है जब आप केवल इंटरनेशनल रिलेशन पढ़कर उसका उत्तर लिखते हो। एनी काइंड ऑफ रिलेशन इज बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट। हर एक प्रकार का जो संबंध है वो किसी ना किसी मतलब पर आधारित होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध बेसिकली जियोपॉलिटिक्स नामक एक मतलब पर आधारित है। भारत और पाकिस्तान का रिलेशन कैसे होगा ये उसकी जियोपॉलिटिक्स डिसाइड करती है। भारत ईरान का फ्रेंड है, उसका कारण यह है कि भाई यहां की जियोपॉलिटिक्स ये कहती है। अफगानिस्तान इंडिया का फ्रेंड है, ये जियोपॉलिटिक्स कहती है, क्योंकि भारत का एनिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान का एनिमी पाकिस्तान। सो आपके मित्र का मित्र आपका मित्र हो सकता है, लेकिन आपके शत्रु का शत्रु आपका सबसे अच्छा मित्र होता है। दिस इज कॉल्ड एज जियोपॉलिटिक्स। मंडल सिद्धांत, मंडल थ्योरी जियोपॉलिटिक्स में आता है, ऑप्शनल का हिस्सा है। इस गहराई से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डियर, दिस ऑप्शन इज वेटिंग फॉर यू, आपके लिए वेट कर रहा है। और याद रखो, आपको बहुत मजा आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में एज अ ऑप्शनल। मैं लिख कर देता हूं, आप इंजॉय करेंगे इस सब्जेक्ट को। सारे प्रकार के कही सुनी बातों से आगे बढ़ो, जस्ट गो विथ ज्योग्राफी ऑप्शनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो दिस इज द पीडीएफ, जस्ट गो विद दैट। ये टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और पीडीएफ को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है बच्चे। ऑफर रहेगा 28 फरवरी तक, 28th ऑफ दिस मंथ। एक बच्चे ने पूछा हमी यादव जी, तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक है, ठीक। हाँ, याद से जब भी आप एनरोल करोगे, मुझे अभी बच्चे ने बताया, कितने ईमानदार लोग हैं भाई, फाइन। सो जब भी आप जो है कोर्स को एनरोल करो, प्लीज मेक श्योर कि आप यूज करो इस कोड का, विच इज AK लाइव कोड। तो याद रखें, AK लाइव कोड के साथ कोशिश करिएगा कि आप इस कोर्स को जल्दी ही तारीख खत्म होने से पहले एनरोल कर लें, फाइन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो, स्टे हेल्थी, वील कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।